सभी को मेरा नमस्कार। विषय कुछ ऐसा था कि मैं उसमें अपने आप को कहाँ फिट करूं, ये मेरी समझ से परे था। फिर भी अशोक श्रीमाल जी का अनुरोध हुआ, इस प्रकार के एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई, तो मैंने सहमति दी। आलोक जी ने अपने चर्चा में बोला 64 कलाएं। मैं बड़ा घबरा गया, मैं तो कौन सी कला में सिद्धहस्त हूँ, क्योंकि आपने 2 बार ये बात आई कि हर व्यक्ति किसी न किसी एक कला में सिद्धहस्त है। मैं तब से सोच रहा था भाई मैं किस कला में सिद्धहस्त हूँ। भाई नारायण व्यास जी पुरातत्वविद हैं, तो आप तो पुराना इतिहास ढूंढते हैं, मैं तो नया इतिहास बनाता हूँ। अब वो समय बताएगा कि हमारे बनाए हुए बिल्डिंग कितने पुरातत्व हैं या नहीं है। कालूराम जी, आपको मैंने पहले भी सुना है, लेकिन जब ये श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो रही थी तो मेरे मन में कुछ विचार आया। मैं उस विचारों पे चर्चा करना ज्यादा पसंद करूंगा। कला का अभाव, प्रभाव या प्रादुर्भाव, हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे? हमारा थ्रस्ट क्या होगा? हम क्या अभावग्रस्त रहेंगे या कला के प्रभाव पर आकलन करेंगे, उसका प्रादुर्भाव पे चर्चा करेंगे। जब हम प्रादुर्भाव शब्द की विवेचना करते हैं तो पाते हैं वो कहता उत्पत्ति, प्राकट्य, विप्लव और विद्रोह। तो कला सिर्फ स्वांतः सुखाए के लिए नहीं है। अक्सर हम लोग जब कला के क्षेत्र में बात करते हैं तो स्वांतः सुखाए और एक शब्द गढ़ लिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसीलिए कई कला प्रेमी अपनी कला के लिए राज्य और राष्ट्र की सीमाओं से परे होकर बात करते हैं। हो सकता है कुछ अंश तक सही हो, लेकिन क्या कला कलाकार के लिए कोई सीमा राज्य राष्ट्र की नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, या उसके द्वारा किए जा रहे साधना सिर्फ सुखाए के लिए है? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। सांस्कृतिक उत्थान, कला का प्रकार प्रसार, इतिहास बताता है जब हम आर्थिक रूप से सक्षम हुए, शासन में स्थायित्व आया, तो हम सुख की ओर प्रवेश किए। वह सुख लौकिक ज्यादा था। मैं इसलिए भयभीत हूं कि मैं इतिहास के कालखंड में जाता हूं जब जब भी हम कला की पराकाष्ठा पर ऊंचाइयों पे थे, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आ गया। तो हम किस कला की बात कर रहे हैं? कैसी कला को आगे ले जाना चाहते हैं? स्वर्णिम युग, सीधे आप कोई भी युग को देख लीजिए, हम सुख में ज्यादा बिजी हो गए और उसके बाद राज्य छिन्न भिन्न हो गया। हमने गुलामी के दौर देखे। कला स्थूल रूप में भी होता है और सूक्ष्म रूप में भी होता है। नारायण व्यास जी ने स्थूल रूप की चर्चा की, उसमें विज्ञान शब्द भी आया। अक्सर हम लोग को एक गलतफहमी है कि हमारे मंदिर पूजा आराधना के स्थल है। मैं दावे के साथ कहता हूं, पूजा और आराधना तो एक अंश है, वो साधना का स्थल ज्यादा है। और अगर हम इसको और इलैबोरेट करें, हमारे मंदिर शिक्षा के केंद्र ज्यादा थे, न कि पूजा के केंद्र। जैसे आज हम यहां बैठे हैं, एक बौद्धिक पे चर्चा कर रहे हैं, कालूराम जी भाई साहब को सुनेंगे, आनंद भी लेंगे, लेकिन हमने गणेश जी की पूजा भी की। आप लोगों को आश्चर्य हो गया, कुछ को पता होगा, केरल में एक मंदिर है
जिसका कालखंड 1000वीं सदी के लगभग आंका गया है। वहां के खंभों पर बच्चे के 9 माह का डेवलपमेंट जो गर्भ में होगा उसकी चित्र उकेरी गई है पत्थर पे। तब तो सोनोग्राफी मशीन नहीं होती थी। तो क्या वो हमारा केंद्र मैटरनिटी होम था? वहां क्या सिखाते थे? इतनी डिटेल उस पे बनाई गई है बच्चे का डेवलपमेंट। केरल में 2 और मंदिर है जहां महिला को डिलीवरी करते हुए बताया गया है, और लेबर पेन के टाइम पे दासियां किस क्रम में खड़ी होंगी, कैसे पर्दा होगा, पैदा होने के बाद कौन सी क्रिया होगी, यह पत्थर पे बना हुआ है। आप तंजौर चले जाइए, तंजौर का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कईयों ने देखा भी होगा। मुझे भाई साहब मौका मिला उसके जहाज पे जाने का। मंदिर शैली में एक जहाज शब्द होता है, कुछ लोग नहीं पता होगा, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां जाना अलाउड नहीं है। तो मुझे एएसआई से उसकी परमिशन लेनी पड़ी। तो कुछ चूंकि मैं एसपीए विजयवाड़ा और एनआईटी तिरची का अध्यक्ष भी था, इस नाते मुझे अनुमति दे दी गई। तो मैं उसके ऊपर गया, करीबन 150 फीट ऊंचे। फिर एक कॉरिडोर है, उसमें शिव तांडव के 108 मुद्राएं बनी हुई हैं, जिसमें से 92 आज भी ठीक हैं। वो मंदिर वो वहां पब्लिक नहीं जा सकती। तो क्या वो नृत्यशाला थी? उड़ीसा के मंदिरों में सारे ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम के मुद्राएं, नृत्य मुद्राएं वहां पे उकेरी हुई हैं। इन सबके कालखंड 800 से 1000 वर्ष पूर्व। क्या ये ऐसा हुआ कि जब हम यहाँ श्रुति और लेखन, और उसके बाद जब हम देखते हैं इराक, ईरान वर्तमान का, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियाँ जलाई गई, इस्तांबुल की लाइब्रेरी जलाई गई, और भारत में भी हम सुनते हैं तक्षशिला जलाया गया। तो क्या ये शिक्षा को स्थायी रूप से अंकित करने की कोई योजना थी? हमको इस पर विचार करना पड़ेगा, ये क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सोचना पड़ेगा कि हम जब आज के पूजा स्थल या संरक्षित भवन में जा रहे हैं तो देखने क्या जा रहे हैं। अधिक मास प्रारंभ हो गया है। अधिक मास जी को श्रीमद् भागवत में पुरुषोत्तम मास भी नामकरण किया गया। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिजरी संवत 2000 साल पहले दिनों की संख्या का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो श्रीमद् भागवत में एक अधिक मास की कल्पना कर ली गई थी। तो हमारा विज्ञान था। और ऐसा लोग बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि इसकी कोई राशि नहीं होती, 12 महीने की 12 राशि हो गई, और अधिक मास की कोई राशि नहीं होती, तो अधिक मास बड़ा दुखी था। तो गए तो नारायण ने उसको बोला कि इसको मेरा नाम दे दो, पुरुषोत्तम मास, और इस मास में जो भी काम होगा वो अच्छा होगा, स्थायी होगा। आपने वाग्देवी जी की चिन्ह हमको भेंट किए, धार की भोजशाला भी इसी मास में मिली। हमको एक ही बार जाने का वहां पर अवसर मिला। अब चूंकि खुल गया है, मैं अनुरोध करूंगा आप सब लोग वहां जाएं। राजा भोज, उसका भी कालखंड 1000-1200 ही रहा, परमार वंश का, कि बनाए। और वो राजा भोज 16 कलाओं में पारंगत थे। वो युद्ध कला में भी पारंगत थे, नृत्य में भी थे, संगीत में भी थे, लेखन में भी थे, नगर शास्त्र में भी थे, विमान शास्त्र में भी थे, और नाट्य शास्त्र में भी थे। उन्होंने सब पर पुस्तकें लिखी हैं। वहां पे पीछे स्टेनलेस स्टील की शहतीर पड़ी है। हम सब दिल्ली के खंबे की बात करते हैं, हमारे धार में उसकी बात नहीं करते, जिसपे आज तक जंग नहीं लगा है ना। तो मेटलर्जी वालों को जाकर के वहां रिसर्च करना चाहिए। तो वो भी एक कला है, कैसे उन्होंने मिश्रण बनाया।
जिसमें जंग नहीं लगा, आज तक जंग नहीं लगा, हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, सामान्य तौर पर आदमी कला को सिर्फ संगीत और मनोरंजन के रूप में ही देखता है। अगर संगीत और मनोरंजन ही कला को मापने का या साधक को मापने का एक पैमाना होता तो मेरे विचार में रोम का सम्राट नीरो तो सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। जब पूरा रोम जल रहा था वो बांसुरी बजा रहा था, वो तो संगीत साधना कर रहा था। हम ऐसा कह सकते हैं, पर ऐसा कहते हैं क्या? ब्रिटिश फौजें पूरे अवध को सत्यानाश कर दी, बढ़ती चले आ रही हैं, बाजी देशिला शतरंज खेल रहे, मनोरंजन कर रहे, तो क्या हम उसको कला कह सकते हैं क्या? तो जब हम इस मासिक श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कला की प्रस्तुति सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, एक संदेश के लिए भी होता है। चंद्रवरदाई की बोलने की कला ने पृथ्वीराज में ओज भर दिया। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। आला उदल भी तो गाते थे ना, पर वो कौशल वीरता को याद दिलाते थे। हम सब ने बचपन में सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविताएं भी पढ़ी हैं। ये इसलिए चिन्हित रेखांकित करने की आवश्यकता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पूरा विश्व और विशेषकर भारत एक अजीबो गरीब, द्वंद्व और विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ है। तो हम कला व्यक्त करें, मूल में हमारा राष्ट्र और भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें समाज में कैसी अलख जगानी है, इस पर भी थोड़ा होना चाहिए। समाज को सुधारना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता ये कहते हुए कि आज एक शुभ अवसर है। कबीर फाउंडेशन के कालूराम जी हैं, कबीर में भी कला थी। अब आप उसको कलाकार कहोगे या संत कहोगे, पर उन्होंने समाज को झिझोड़ा था, वो भी कला थी। उन्होंने अपने कला का वहां प्रयोग किया। तो हम कला का प्रयोग कहां किस रूप में करेंगे, ये हम सबके लिए सोचने का अवसर ये देगा। एक दूसरे को सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। और निश्चिंत रहिए, इस प्रकार की संगोष्ठियां सीमित संख्या में ही होती है। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।